नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष तोमर अपने YouTube चैनल कक्षा ज्ञान के मंच पर आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि अपने ने पिछली क्लास में देखा था 1861 का कौंसिल एक्ट। अब आगे अपने चर्चा करेंगे 1892 का इंडियन कौंसिल एक्ट। लेकिन उस एक्ट पर जाने से पहले दो छोटे छोटे से अधिनियम हैं जिनके एक या दो से फैक्ट आपको देखने को मिलते हैं। आज तक एग्जाम में वहाँ से प्रश्न कोई भी नहीं आया, लेकिन फिर भी हम ये कोशिश करते हैं कि वो एक या दो फैक्ट भी आपको याद रहें, जिससे कभी कोई एग्जाम में आने की संभावना हो तो आप उनको कर सको। ठीक है, तो आइए आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं 1873 का अधिनियम। 73 का अधिनियम। अब इस अधिनियम को क्यों लाया गया, तो सबसे महत्वपूर्ण चीजें ध्यान रखिएगा एग्जाम की दृष्टि से कि इस अधिनियम को पहली बार इसलिए लाया गया कि कंपनी के अधिकार कर दो या अस्तित्व को पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए, यानी कि कंपनी का जो भी कार्य था, कंपनी का जो भी काम था, कंपनी का पूरा कार्य क्या कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। मैंने कहा ये प्रक्रिया बहुत लंबे समय से चल रही थी, लेकिन ये अधिनियम स्पेशली कंपनी के लिए लाया गया कि कंपनी को किस तरीके से भंग किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, और एक तारीख आपको याद रखनी है, 1 जनवरी 1874। ये वो तारीख है जिस दिन घोषणा कर दी गई और कहा गया कि कंपनी को पूर्ण रूप से क्या कर दिया गया, भंग कर दिया गया या समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, तो ये दो डेट्स, ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। आपके एग्जाम्स में ये पूछा जाए कि वो कौन सा अधिनियम था जिसके तहत कंपनी के अधिकारों को या कंपनी को पूर्ण रूप से समाप्त करने की योजना बनाई गई, तो वो कौन सा अधिनियम, 1873 का अधिनियम। दूसरा कि इसकी घोषणा कब की गई कि कंपनी पूर्ण रूप से क्या कर दी गई है, समाप्त कर दी गई है, तो वो घोषणा कब होती है, 1 जनवरी 1874 को। ये चीज ध्यान रखनी है। दो चीज, नेक्स्ट जो अधिनियम है वो है 1876 का शाही अधिनियम। जैसा कि आपको नाम से ही पता लग जाएगा, शाही अधिनियम यानी कि रॉयल एक्ट, नाम से पता लग जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि ये जो कंपनी है, कंपनी तो पहले से समाप्त कर दी गई, तो कंपनी को रिप्लेस किसने किया, क्राउन ने। किसने किया, क्राउन ने। तो क्राउन के द्वारा यह कहा गया कि जो ब्रिटिश क्राउन है, ब्रिटिश क्राउन आज से भारत का क्राउन भी कहलाएगा। भारत का क्राउन भी कहलाएगा, यानी कि ब्रिटेन की महारानी अब भारत की महारानी होगी। यह महत्वपूर्ण चीज इस अधिनियम में की गई। और इसकी घोषणा कब की गई कि ब्रिटेन की महारानी भारत की महारानी होगी, तो ध्यान रखिए एक तारीख और ध्यान रखिएगा, 28 अप्रैल 1876। ये वो तारीख है जिस दिन घोषणा कर दी गई कि ब्रिटेन की महारानी अब भारत की क्या होगी, महारानी होगी। अब उसके आदेश भी भारत में कानून की तरीके से क्या होंगे, लागू होंगे। ये दो प्रावधान इस अधिनियम में किए गए। इसके अलावा इस अधिनियम में और क्या किया गया, ध्यान रखिएगा, एक महत्वपूर्ण चीज और बता रहा हूं। 1877 को दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। उस समय गवर्नर जनरल जो थे उनका नाम था लिटन। लिटन के द्वारा दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। और ये वो समय था जब भारत में अकाल की स्थिति पड़ी हुई थी, लोगों को जीना मुश्किल हो रहा था, और उस समय बड़े पैमाने पर पैसा खर्च करके दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। और इस दिल्ली दरबार के आयोजन का उद्देश्य ये था कि महारानी को एक टाइटल दिया जाए जिसे कहा गया केसर-ए-हिंद।
केसर हिंद की उपाधि से नवाजा गया। किसको? महारानी को। उसे एक टाइटल दिया गया केसर हिंद का। ध्यान रखिए, दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ है, लेकिन महारानी कभी भी दिल्ली नहीं आई। यानी कहने का मतलब महारानी कभी भी भारत की भूमि पर नहीं आई। भारत में पहली बार कोई भी राजा या ब्रिटिश क्राउन आता है तो वो आता है 1911 के अंदर। आपको पता होगा जॉर्ज पंचम। उससे पहले दिल्ली दरबार 2 बार आयोजित हो चुका होता है, लेकिन किसी के द्वारा भी अब तक भारत की भूमि पर पैर नहीं रखा गया था। ठीक है, तो ये कुछ जानकारी आपको पता होनी चाहिए। समझ में आ गई बात? ये महत्वपूर्ण। लिट्टन को आप वैसे भी याद करते हो, वर्नाकुलर एक्ट के तहत वर्नाकुलर एक्ट लाया गया था। किसके द्वारा? लिट्टन के द्वारा, जिसके अंदर भारतीय भाषाओं के द्वारा जितने भी समाचार पत्र चलाए जा रहे थे उनको कहीं ना कहीं अंकुश लगाने के लिए, उन पर कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगाने के लिए लाया गया। हिस्ट्री का पार्ट है, हिस्ट्री में पढ़िएगा। यहाँ पर आपको ये 2 चीजें याद रखनी है। एक, ब्रिटिश क्राउन को भारत का क्राउन माना गया। कब घोषणा की गई? 28 अप्रैल को। और उसके तहत दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया और महारानी को टाइटल दिया गया, महारानी विक्टोरिया को, केसर हिंद का। ये 2 महत्वपूर्ण छोटे छोटे अधिनियम थे जिनमें 2-2 फैक्ट्स है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम है जिसे आप एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, 1892 का भारत परिषद अधिनियम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अधिनियम है। एग्जाम की दृष्टि से बार बार इसको पूछा जाता है और आपको भी इसके याद रखने में जरूरी भी है। ठीक है, अब इस अधिनियम में क्या क्या प्रावधान थे, क्या क्या प्रोविजन किए गए और वो क्या क्या थे, उससे पहले की पृष्ठभूमि आपको पता होनी चाहिए कि क्या पृष्ठभूमि में आपको पता होगा। एक मैंने चीज अभी आपको बताई है, इल्बर्ट बिल से पहले भी आप बात कर सकते हो। वर्नाकुलर एक्ट किसके द्वारा? लिट्टन के द्वारा। दूसरा कर देते हो इल्बर्ट बिल, किसके द्वारा? रिपन के द्वारा। और तीसरी पृष्ठभूमि के तौर पर आप सकते हो इसके कारण किसकी स्थापना की गई? कांग्रेस की स्थापना। ये 3 महत्वपूर्ण पृष्ठभूमियां थी इस अधिनियम को लाने से पूर्व। वर्नाकुलर एक्ट मैंने कहा, भारतीय प्रेस पर प्रतिबंध लगाया गया लिट्टन के द्वारा। दूसरा, इल्बर्ट बिल रिपन के द्वारा लाया गया। रिपन को भारत में सबसे लोकप्रिय वायसरॉय के रूप में जाना जाता है। इल्बर्ट बिल वर्नाकुलर में बता चुका हूं, प्रेस के लिए था। इल्बर्ट बिल एक तरीके से ध्यान रखिएगा, इल्बर्ट रिपन की जो काउंसिल थी उसके अंदर लॉ मेंबर के रूप में काम करते थे, उन्हीं के नाम से ये बिल लाया गया। उसमें कहा गया कि भारतीय जो जज होंगे, इंडियन जज होंगे, आज के बाद वो यूरोपियन या ब्रिटिश के मुकदमे भी सुना करेंगे। समझ में आ गया? यानी कि काले और गोरों का भेद क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। ये इससे पहले बड़े स्तर पर अर्बन एरिया में या प्रोविंस में तो ये व्यवस्थाएं चालू थी, लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या रूरल एरिया में ये व्यवस्थाएं चालू नहीं थी। तो कहीं ना कहीं न्याय व्यवस्था में परिवर्तन या रिफॉर्म करने के लिए व्यवस्था में लॉर्ड रिपन के द्वारा ये व्यवस्था लाई गई, लेकिन इसका ब्रिटिशरों के द्वारा, यूरोपियन के द्वारा बड़े स्तर पर क्या किया गया? विरोध किया गया। विरोध के परिणाम स्वरूप इसको वापस ले लिया गया, फिर वापस लाया गया, फिर वापस ले लिया गया, फिर वापस लाया गया, लेकिन इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट कर दिए गए और जो मूल उद्देश्य, जिसकी उद्देश्य की पूर्ति थी, वो इस बिल में नहीं हो पाई। बस इतना ही यहाँ पे, बाकी हिस्ट्री का हिस्सा है। कांग्रेस की स्थापना मैंने आपको कहा 1857 की क्रांति जैसी दुर्घटना वापस ना हो जाए, उस दुर्घटना को रोकने के लिए, उस जैसी व्यवस्था को दोबारा से उत्पन्न ना होने के लिए, उस जैसे विद्रोह को दोबारा ना होने के लिए एक ऐसा मंच या प्लेटफॉर्म बनाया जाए जिससे जनता के समस्याओं को सुना जा सके और इस प्रकार का विद्रोह ना हो। तो अंग्रेजों के द्वारा ही किसकी स्थापना की गई? कांग्रेस की स्थापना की गई, जिसके द्वारा अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग नेता अलग अलग मंचों पर जो काम कर रहे थे वो सभी एक साथ एक मंच पर आए और उन्होंने अपने कुछ न कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करी और एक महत्वपूर्ण डिमांड्स अंग्रेजों के सामने या ब्रिटिश सरकार के सामने रखनी शुरू करी। यहां से प्रभाव आपको कांग्रेस में दिखाई देता। प्रारंभ में कांग्रेस के अंदर उदारवादी थे। उदारवादी का मतलब जिनका कहीं ना कहीं सॉफ्ट नेचर था या फिर कहीं ना कहीं उनका झुकाव ब्रिटिशर्स के प्रति था। बाद में इसमें उग्रवादी आ गए और ये विचारधारा और ज्यादा आगे बढ़ती चली गई।
तो कांग्रेस की स्थापना जब की गई तो कांग्रेस के सभी नेता एक मंच पर आए और उनके द्वारा कुछ मांग की गई। वो मांग या शर्तें क्या थी, उन मांग के बारे में अपनी थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि मांग क्या की गई, किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। अंग्रेजों के द्वारा पहली मांग ये की गई, जो सदस्यों की संख्या है लेजिस्लेटिव में, सदस्यों की संख्या को बढ़ाया जाए। सदस्यों की संख्या को बढ़ाया जाए, पहली मांग थी। लेजिस्लेटिव में आगे चलकर बात करेंगे। दूसरी जो मांग थी वो थी कि सदस्य जो हैं, सदस्यों को निर्वाचित किया जाए, सदस्यों को निर्वाचित किया जाए। यानी कि अब तक वॉइसरॉय जो नॉमिनेट कर रहे थे वो नॉमिनेट वाली व्यवस्था को समाप्त करो और उसकी जगह क्या किया जाए, उन्हें निर्वाचित किया जाए, ये व्यवस्था की गई। तीसरी मांग, जो वित्त संबंधी मामले थे या सीधा बोल सकते हैं बजट से संबंधित प्रावधान पे, उस पर चर्चा का अधिकार दिया जाए, उस पर हम क्या कर सकें, डिस्कशन कर सकें। इसके अलावा भी अन्य मांगे थी, जैसे सिविल सेवा का आयोजन कहाँ हो, भारत में हो, भारत में क्या हो, सिविल सेवा हो। और इसके अलावा अगर आप बात कर सकते हो तो सेना पर जो खर्चा हो रहा है उसको भी क्या किया जाए, कम किया जाए। ऐसी अन्य बहुत सारी मांगे थी, लेकिन मुख्य रूप से ये मांगे थी। इनमें भी प्रारंभिक 2 से 3 मांगे बहुत ही महत्वपूर्ण मांगे थी। इनके द्वारा कहा गया कि इन मांगों पर विचार किया जाए और आगे जब भी कोई एक्ट या अधिनियम लाया जाए तो ये जो हमारे द्वारा मांगे किए जा रही है, इन मांगों को कहीं ना कहीं उसमें शामिल किया जाए, तो अगले अधिनियम में आप कुछ सुधार होते हुए देखोगे। तो इस अधिनियम को जब लाया गया तो इन सब बातों पर, इन सब पर क्या की गई, चर्चा की गई। और चर्चा के बाद क्या लाया गया, ये अधिनियम लाया गया। अब ये जब अधिनियम लाया गया तो इस अधिनियम में क्या था, उस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। इस अधिनियम में मुख्य रूप से प्रावधान क्या थे, उस प्रावधान की बात करते हैं। प्रावधान क्या थे, ठीक है। अब जब प्रावधान की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा प्रावधान क्या था, चीजों को समझ ले क्या क्या चेंज हुए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कोई संशोधन हुआ तो आपके द्वारा ध्यान रखना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में अभी भी कोई बदलाव नहीं हुआ। यानी कि भारत सचिव और उसकी 15 सदस्य परिषद ही पूर्ण रूप से भारत पर क्या कर रही है, शासन व्यवस्था कर रही है, उस पर कार्य कर रही है। सारा नियंत्रण कहीं ना कहीं इन्हीं के हाथों में। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर कंट्रोल अभी भी बरकरार है, इंडियन सेक्रेटरी का और उसकी काउंसिल का, ठीक है। कहाँ है, इंग्लैंड में है। कौन है ये, ब्रिटिश पार्लियामेंट का सदस्य है, संसद के प्रति क्या है, जवाबदेह है। तो ये सारी व्यवस्थाएं वहां से कहीं ना कहीं भारत पर क्या किया जा रहा है, नियंत्रण किया जा रहा है। भारत अगर सचिव याद नहीं है तो ये ध्यान रखें, भारत मंत्री, जिसका काम पूरे के पूरे भारत पर जो भी ब्रिटिश के आधिपत्य में है उस पर पूर्ण रूप से नियंत्रण करना, उसकी अनुमति के बिना कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा। ये चीज आपके दिमाग में रहनी चाहिए। दूसरा जो था इसमें चेंज, दूसरा प्रावधान क्या था, आपको पता होना चाहिए कि दूसरा प्रावधान था भारत के अंदर, ये तो इंग्लैंड में है, भारत के अंदर जो कार्यपालिका है, एजुकेटिव है, जो एजुकेटिव है उसमें किसी प्रकार का संशोधन किया गया तो उसमें भी किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं। वॉइसरॉय और उसकी 6 सदस्यीय परिषद अभी भी भारत के अंदर संपूर्ण रूप से नियंत्रण किसका था, इसका था। ये किसका उत्तराधिकारी था, भारत सचिव का था। भारत सचिव किसका उत्तराधिकारी था, संसद का था। संसद किसके प्रति जवाबदेही थी, राजा के प्रति थी। तो ये सारी की सारी एक हायरार्की चल रही है, एक ऊपर से नीचे का पदानुक्रम चल रहा है। और मैंने कहा था यही वो व्यवस्था थी जिसके कारण इंग्लैंड ने, ब्रिटेन ने भारत पर क्या किया, शासन किया, ठीक है। ये 2 व्यवस्थाएं होगी। तो इन दोनों व्यवस्थाओं में तो किसी प्रकार का क्या नहीं हुआ,
कोई चेंज नहीं हुआ। जैसी इससे पूर्व के एक्ट में थी वैसी व्यवस्था यहां पर भी चली गई। लेकिन अब जो तीसरी व्यवस्था आती है, तीसरी व्यवस्था जिसमें कहा गया केंद्रीय विधान परिषद, क्या कहा गया? केंद्रीय विधान परिषद सेंट्रल लेजिस्लेटिव, जिसका काम था कानून बनाना, जिसका काम क्या था? कानून बनाना। इसके अंदर दो व्यवस्थाएं थी, मैंने आपको कहा था दो व्यवस्थाएं थी। एक तो थी कार्यपालिका, और एक थे एडिशनल मेंबर। एडिशनल मेंबर। अब कार्यपालिका और एडिशनल मेंबर को आपको पता होगा, कार्यपालिका कौन है? ये है। तो इसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं, वॉइस रॉय, और साथ साथ में उसकी क्या है? परिषद। और परिषद के कुल कितने सदस्य? 6। लेकिन एडिशनल मेंबर जो पूर्व में थे वो कितने थे? आपको पता होंगे, 6 से लेकर 12 तक मेंबर थे। यहां पर क्या किया? चेंज किया गया। तो पहला चेंज इस अधिनियम में आपको दिखाई देगा यहां पर, और इनकी संख्या में चेंज करके क्या कर दिया गया? 10 से 16 सदस्य। यहां पर पहला चेंज हुआ कि 10 सदस्य क्या होंगे? मिनिमम, और ये क्या होंगे? मैक्सिमम। 10 से 16 सदस्य होंगे एडिशनल मेंबर्स। पहले कितने थे? 6 से 12 थे। ठीक है। इन एडिशनल मेंबर्स में क्या किया गया? जब चेंज वहां पर आ गया तो यहां पर भी चेंज आएगा। यहां पर 2 प्रकार के सदस्य होंगे, ऑफिशियल और साथ साथ में नॉन ऑफिशियल। ऑफिशियल जो सदस्य होंगे उनकी संख्या कितनी होगी? 6। और जो नॉन ऑफिशियल होंगे उनकी सदस्यता कितनी होगी? 10। पहली चीज ध्यान रखिएगा, कुल कितने हो गए? ठीक है। ये जो 6 सदस्य हैं इनको भी नॉमिनेट कौन करेगा? वाइसराय। ठीक है। और ये जो 10 मेंबर हैं ये पुणे की भागों में बांटेंगे। पांच, 4 और 1, ये 3 भागों में ये सदस्य बंटे हैं। ठीक है। 5 सदस्य वापस, उनको भी नॉमिनेट कौन करेगा? ठीक है। उनको भी कौन नॉमिनेट करेगा? वाइसराय करेगा। 4 सदस्य किससे आएंगे? प्रांतों से। ठीक है। और 1 सदस्य किससे आएगा? चैंबर ऑफ कॉमर्स से। चैंबर ऑफ कॉमर्स से। कहां से? कलकत्ता से। यह व्यवस्था आपको देखने को मिलती है। यहां पर बड़ा चेंज हुआ है, ध्यान रखिएगा। एडिशनल मेंबर 6 से 12 थे, उनकी संख्या बढ़ाई गई और उनको कितना किया गया? 10 से 16। 10 सदस्य कितने होंगे? मिनिमम। 16 क्या होंगे? मैक्सिमम। ऑफिशियल कितने? 6। नॉन ऑफिशियल 10। 6 में से 6 के 6 सदस्यों कौन चुनेगा? वाइसराय। और ये 10 जो नॉन ऑफिशियल होंगे उसमें से भी 5 कौन चुनेगा? वाइसराय। 4 प्रांतों से अलग अलग होंगे, मैंने आपको बताया था संयुक्त प्रांत कर सकते हो। उसके अलावा मद्रास, बॉम्बे और बंगाल, और इसके अलावा चैंबर ऑफ कॉमर्स का एक सदस्य होगा कलकत्ता से। ये चेंज किए गए। अब इसमें भी देखिए निर्णय क्या होगा? काउंसिल का उद्देश्य क्या था? लेजिस्लेटिव थी, तो लेजिस्लेटिव का उद्देश्य कानून बनाना। तो कानून पर देखिए 6 सदस्य तो ये हो गए, ध्यान रखिएगा। 6 तो ये हो गए और 6 ये हो गए, तो कुल कितने सदस्य हो गए? 12 सदस्य तो ऑफिशियल हो गए, और 12 और ये कितने हो गए? 10। 10 सदस्य नॉन ऑफिशियल हो गए। तो सदस्य कौन से ज्यादा? ऑफिशियल। इसका मतलब कानून बनाने का अधिकार ज्यादा से ज्यादा किनके पास रहेगा? क्यों? हमेशा ऑफिशियलों की संख्या क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी। नॉन ऑफिशियल सदस्य क्या होंगे? कम होंगे। ये चीज ध्यान रखिएगा। हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, अब यहां पर समझिए, सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, बिल्कुल बढ़ाई गई।
किसी भी प्रकार के सदस्यों को निर्वाचित किया गया? कोई निर्वाचन नहीं हुआ। यहां पर केंद्रीय में, किसमें? इसमें ध्यान रखिएगा, केंद्रीय सेंट्रल लेजिस्लेटिव में किसी प्रकार का कोई इलेक्शन या इलेक्ट नहीं हुआ। वित्त संबंधी चर्चा, बिल्कुल, इस पर क्या किया गया? इस पर यह प्रावधान किया गया कि वित्त पर क्या हो सकती है? चर्चा हो सकती है, फर्स्ट। दूसरा, प्रश्न पूछा जा सकता है, लेकिन प्रश्न पूछने से पूर्व क्या देनी पड़ेगी? 6 दिन पूर्व क्या देनी है? सूचना। आज भी संसद में क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं, उससे पूर्व क्या दी जाती है? सूचना दी जाती है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फिर बता रहा हूं। और तीसरा, कोई भी सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा। चर्चा हो सकती है, प्रश्न पूछा जा सकता है, और उसके जवाब में पूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता। सूचना पूर्व देनी पड़ेगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहां पर यह अधिकार दिया गया, ठीक है। ये कुछ महत्वपूर्ण चेंज आपको दिए। भारत में भी आगे चलकर भारत में सिविल सेवा का आयोजन किया जाएगा, तो ये प्रावधान भी लागू हो गया। सेना में खर्चे की बात को भी क्या किया गया? मान लिया गया, और सेना पर एक्सपेंडिचर जो होगा वो कम किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस अधिनियम से आपको महत्वपूर्ण चीजें देखने को मिलती है। लेकिन इस अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं को ध्यान रखिएगा, वो क्या है उसको भी समझ लीजिएगा। 4th पॉइंट, जो प्रांतीय विधान परिषद है, उस प्रांतीय विधान परिषद के अंदर जो भी एडिशनल मेंबर होंगे, एडिशनल मेंबर जो होंगे, उस एडिशनल मेंबरों को कहीं ना कहीं क्या किया जाएगा? निर्वाचित किया जाएगा। यानी वो क्या होंगे? इलेक्ट होंगे, इलेक्ट होंगे, ठीक है। ये तो ध्यान रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण चीज, इलेक्शन, निर्वाचित होंगे, इलेक्ट किए जाएंगे। वो किसी कॉलेज से हो सकते हैं, यूनिवर्सिटियों से हो सकते हैं, या इंस्टीट्यूशन से हो सकते हैं। किसी से भी कुछ महत्वपूर्ण सदस्यों को निर्वाचित किया जाएगा। निर्वाचित जैसा शब्द कहीं प्रयोग नहीं लिया गया, लेकिन ये ध्यान रखिएगा, कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष या फिर परोक्ष रूप से निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ हो गई, आंशिक तौर पर। कौन से तौर पर? आंशिक तौर पर। यह ध्यान रखिएगा, निर्वाचन शब्द का कहीं पर भी प्रयोग नहीं है, निर्वाचन शब्द का कहीं पर भी प्रयोग नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निर्वाचन शुरू कर दिया गया, आंशिक रूप से। कहां पर? प्रोविंस लेजिस्लेटिव के अंदर कहीं ना कहीं ये व्यवस्था प्रारंभ की गई कि यूनिवर्सिटियों के माध्यम से, कॉलेजों के माध्यम से, या फिर किसी इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से कुछ एडिशनल्स मेंबर को इलेक्ट करके लाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं निर्वाचन वाली व्यवस्था भी यहां पर प्रारंभ हो जाती है, जिसका आगे चलकर क्या होगा? विस्तार होगा, क्योंकि अभी निर्वाचन मिलेगा आगे चलकर पूरा, फिर उसके बाद हमको वोटिंग राइट्स मिलेंगे। ये सारी व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं चल रही है। तो ये अधिनियम महत्वपूर्ण क्यों है? पहली बार प्रोविंस लेजिस्लेटिव के अंदर इनडायरेक्ट रूप से इलेक्ट सदस्यों को इलेक्ट किया गया। ये सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट था इस अधिनियम का, आपको पता होना चाहिए। तो ध्यान रखिए, आज पढ़ा आपने ने 1873 का अधिनियम, 1876 का अधिनियम, और इसके बाद 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कोई संशोधन नहीं हुआ, कार्यपालिका में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, सेंट्रल लेजिस्लेटिव के अंदर सदस्यों की संख्या को बढ़ाया गया। एक चेंज तो ये हुआ। दूसरा, प्रांतीय लेजिस्लेटिव के अंदर इनडायरेक्ट रूप से निर्वाचन या इलेक्ट किए गए सदस्य पहली बार कहीं ना कहीं आपको अप्रत्यक्ष रूप से या आंशिक निर्वाचन की व्यवस्था देखने को मिलती है। तो आज के लिए ये महत्वपूर्ण टॉपिक था, आपने देखा। इसको वीडियो को दोबारा देखिए, 3 बार देखिए, तब ये चीज़ें आपके समझ में आ जाएंगी। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद।